Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Dr. Ahmed Raza. I welcome you all in the coursework of fourth semester of your MSc. So hopefully you will be enjoying good health and staying home and staying safe to protect yourself and your loved ones, your family members from the novel COVID-19. So, in this semester, the course that I am going to teach you, I will teach you two courses. The first one that is of today's lecture it is homogeneous catalysis. So आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा. इसमें हम आउटलाइन को डिस्कस करेंगे और रिकमेंडेड बुक्स और थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे कैटालिसिस से कि कैटालिसिस होती क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और किस तरह ये इफेक्ट करता है रिएक्शन को. तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है तो इसके ऊपर कोर्स आउटलाइन है फर्स्ट पेज के ऊपर जो आपकी होमोजीनियस कैटालिसिस. सो इसमें आपने पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोजन. That it is a typically an extension of organometallic compound, organometallics. So उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हमने एमएससी सेकंड के सेमेस्टर में पढ़ा था कि कार्बोनाइल लिगेंड्स, कार्बोनाइल कम्प्लेक्सेस कि वो कार्बोनाइल के कम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग किस तरह की होती है, उनकी प्रिपरेशन किस तरह की जा सकती है और देन उनके रिएक्शन किस तरह के हैं. तो वहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन, ये हमने पहले पढ़ी हुई है कार्बोनाइल के कम्प्लेक्सेस में. सो ये मोर और लेस उसी तरह का है आपका कोर्स के. इसमें रिएक्शंस होंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिलेटेड. तो स्टार्ट में फर्स्ट टॉपिक जो है वो रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. तो उसकी जो टिपिकल रिएक्शन है वो डिस्कस किए जाएंगे. हाइड्रोफॉर्माइलेशन, जिसमें क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का एडिशन होती है इन दी अल्कीन. तो हाइड्रोफॉर्माइलेशन, फार्माइल ग्रुप की ऐड होता है और हाइड्रोजन भी, इस वजह से इसका नाम क्या है हाइड्रोफॉर्माइलेशन. देन रिडक्टिव कार्बोनाइलेशन, रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय हाइड्रोजन, सिंथेसिस ऑफ वाटर गैस एंड शिफ्ट रिएक्शन. वाटर गैस क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इन दोनों को मिक्स करके वाटर गैस बनाई जाती है. तो वो किस तरह सिंथेसाइज की जाती है, उसके रिएक्शन कहाँ कहाँ पे यूज होती है. देन कार्बोनाइलेशन रिएक्शंस, सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल एंड मिथाइल एसीटेट. मिथनॉल और मिथाइल एसीटेट को होमोजीनियस कैटालिसिस के थ्रू किस तरह सिंथेसाइज किया जाता है. इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट्स एडीपी एस्टर, अदर कार्बोनाइलेशन एंड डीकार्बोनाइलेशन रिएक्शन जिसमें होमोजीनियस कैटालिसिस का रोल होगा. देन कैटालिटिक एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स के कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड, जैसे एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो आपका कोर्स था क्लस्टर कंपाउंड, उसमें कार्बीन और कार्बाइन टाइप कम्प्लेक्सेस थे. तो उन तरह के कम्प्लेक्सेस के रिएक्शन और उनमें कैटालिटिक एडिशन, सो वो होमोजीनियस कैटालिसिस के थ्रू स्टडी की जाएगी. होमोजीनियस हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोसाइलेशन एंड हाइड्रोसाइनेशन. तो इस आउटलाइन को हमने फॉलो करना है. जो रिकमेंडेड बुक्स आपके सामने नजर आ रही हैं, फर्स्ट वन पे क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री बाय पी पावल. देन ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री बाय यामामोटो एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स 2 complexes with transition metal carbon pi bonds by Manfred Buchmann and Miesler. ये लास्ट सेमेस्टर में भी हमने मीजलर इन ये तीन बुक्स यामामोटो, बुचमैन और मीजलर, ये लास्ट सेमेस्टर का जो कोर्स था वो इन्हीं तीन बुक से ही हमने स्टडी किया था. तो इस सेमेस्टर में भी जो तीन बुक्स और फर्स्ट वाली जो है इसी को फोकस किया जाएगा. तो ये आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हार्ड फॉर्म में भी ये प्रोवाइड कर दी जाएंगी. और लास्ट सेमेस्टर की तरह नोट्स बना के वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे. सो स्टार्ट करते हैं जी आउटलाइन के बाद. होमोजीनियस कैटालिसिस. तो पहले तो हमने ये देखना है कि कैटालिसिस
होता क्या है, कैटालिस्ट क्या होता है। तो द टर्म catalysis was first employed by the great Swedish chemist John Jacob Berzelius। तो स्वीडिश केमिस्ट था जॉन जैकब बर्जीलियस, उसने 1835 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम उसने टर्म का इंट्रोड्यूस करवाया कैटालिसिस का। तो कैटालिसिस में क्या रोल है, कैटालिस्ट का रोल प्ले होता है। तो कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट मे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या काम करते हैं कि किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन इस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के दौरान विदाउट इट सेल्फ कंज्यूम, के वो खुद कंज्यूम नहीं होते, अपनी जो वो इंडिविजुअलिटी है, अपनी जो नेचर है वो रिटेन रखते हैं। तो विदाउट इट सेल्फ कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज कैटालिसिस। तो कैटालिस्ट क्या काम है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है, और किस तरह बढ़ाना है कि अपने आप को कंज्यूम नहीं होने देना। आप सिंपली आप ये समझ लें कि कैटालिस्ट आर इनर्ट विद द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ना वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और ना प्रोडक्ट के साथ, जिस वजह से उसकी नेचर जो है वो अपने आप की मेंटेन रखते हैं, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कैटालिसिस। तो कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स अ केमिकल रिएक्शन। अब ठीक है जी, पता चल गया कैटलिस्ट का क्या काम है कि केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करेगा। बायोलॉजिकल सिस्टम में आपने पढ़े होंगे एंजाइम क्या है, कैटलिस्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। और लेकिन इशू यहाँ पे हमने समझना है कि ये ठीक है, मान लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन किस तरह बढ़ाते हैं। तो इट डज सो बाय फॉर्मिंग बॉन्ड विद द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, कि जो आपने रिएक्टेंट ऐड किए हुए हैं ए प्लस बी, अभी आगे एक इमेज आएगी उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट है, 3 रिएक्टेंट है, कैटलिस्ट क्या करेगा कि उन रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना देगा पहले स्टेप के अंदर, एंड बाय allowing these to react to a product। so उन तीनों के साथ बॉन्ड बना के उनको एक, इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट, तीनों के साथ बॉन्ड बना के उनको इंटरमीडिएट बनाएगा, उनको इकट्ठा कर देगा। तो जब वो तीनों रिएक्टेंट इकट्ठी हो जाएंगी तो क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगी, रिएक्ट टू अ प्रोडक्ट, रिएक्ट करके क्या बना देंगी, प्रोडक्ट। तो अभी भी प्रोडक्ट क्या हुई, इन कैटलिस्ट के साथ अटैच होगी इंटरमीडिएट स्टेट। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, विच डिटैचेस फ्रॉम द कैटलिस्ट, कि वो जो प्रोडक्ट बनी है वो कैटलिस्ट से डिटैच हो जाएगी एंड लीव्स इट अनअल्टर्ड, कि कैटलिस्ट को अनअल्टर्ड, पहले भी डिस्कस किया है कि उसकी अपनी शेप डिस्टर्ब नहीं होगी, अपनी नेचर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो प्रोडक्ट को उसने रिलीज कर दिया और कैटलिस्ट को क्या किया, अनअल्टर्ड तौर पे छोड़ दिया, such that it is available for the next reaction, कि वो दोबारा जो बाकी रिएक्टेंट्स हैं उनको साथ बॉन्ड बना के उसी तरह पूरा स्टेप जो है वो रिपीट करेगा। सो एक तरह का ये साइक्लिक प्रोसेस है। आगे इसकी ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन आएगी तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट कैटलिस्ट इन केमिस्ट्री इज अ कैटालिटिक प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, के केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला कैटालिस्ट की तरफ अब हम जा रहे हैं, कि जो सबसे पहला कैटलिस्ट डिस्कवर किया गया था केमिस्ट्री के अंदर वो हुआ था प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के दौरान। दिस इज द इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस। ये हमने एफएससी में ये टॉपिक है कि प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड थ्रू लेड चैम्बर प्रोसेस एंड कंटैक्ट प्रोसेस। तो ये इक्वेशन जो है कि जिसमें लेड चैम्बर प्रोसेस की इक्वेशन शो की गई है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दी सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी हो रहा है लेकिन स्लो होगा, लेकिन अगर इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद होगा तो इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट, तो ये क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को। तो ये फर्स्ट कैटलिस्ट था जो केमिस्ट्री के अंदर यूज हुआ था। So in fact we can describe the catalytic reaction as a cyclic event in which the catalyst participates and it is recovered in its original form at the end of cycle। उसके साइकिल के अंदर वो हिस्सा लेता है और रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और एंड पे क्या होता है कि वो खुद में अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर रिकवर बेसिक हो जाता है। बिल्कुल सेम वही प्रिंसिपल है जो आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होता है कि एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को, और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दीज आर रिकवर्ड in its original form। So
ये हम देखते हैं कि किस तरह एक कैटलिस्ट है। सो स्टार्ट यहाँ से आपका साइकिल स्टार्ट हो रहा है कैटलिस्ट, और ए और बी आपकी क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। ए और बी को आपने रिएक्ट करवाया है। थोड़े से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि लेट अस कंसीडर द कैटालिटिक रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ए एंड बी, के दो मॉलिक्यूल ए एंड बी हैं, उन्होंने रिएक्ट करके देना है प्रोडक्ट पी आपको। सो साइकिल स्टार्ट्स विद द बॉन्डिंग ऑफ मॉलिक्यूल ए एंड बी टू द कैटलिस्ट। सबसे पहले क्या होगा कि दोनों मॉलिक्यूल ए और बी रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे कैटलिस्ट के साथ। ए एंड बी देन रिएक्ट्स विद इन द कॉम्प्लेक्स टू गिव अ प्रोडक्ट पी, के दो रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स जो बनेगा हमारे पास, इंटरमीडिएट बनेगा, उसके अंदर वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट पी बना दे देंगे, विच इज आल्सो बाउंड टू द कैटलिस्ट। के प्रोडक्ट पी भी क्या होगी, वो बाउंड होगी, जुड़ी होगी कैटलिस्ट के साथ। तो इन द फाइनल स्टेप पी सेपरेट फ्रॉम द कैटलिस्ट दस लीविंग द रिएक्शन साइकिल इन द ओरिजिनल स्टेट। तो ये सारी स्टेटमेंट की ग्राफिकल इलस्ट्रेशन अगर हम देखें, कैटलिस्ट क्या कर रहा है जी, रिएजेंट ए अटैच हो रहा है कैटलिस्ट के साथ, तो कैटलिस्ट प्लस रिएजेंट ए। देन दूसरी उसकी एक्टिव साइट के ऊपर क्या है, रिएजेंट बी आके अटैच हो गया, तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स इसको हम कह सकते हैं। तो ए और बी कैटलिस्ट के साथ आके अटैच हो गए, कैटलिस्ट उन दोनों को इकट्ठा कर दिया, उन दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अभी भी क्या है, कैटलिस्ट के साथ अटैच है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैटलिस्ट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। सो देन एंड पे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगी, ओरिजिनल फॉर्म में लीव हो जाएगी, और कैटलिस्ट को क्या करेगी, वो छोड़ देगी फॉर दोबारा इनटेक ऑफ दी ए एंड बी। तो पूरे जो कैटालिसिस के सेटअप, उसके अंदर यही सिस्टम आपका रिपीट होता रहेगा, यही साइकिल आपका रिपीट होता रहेगा। तो अब आते हैं जी कैटालिसिस, यही जो हमने डिस्कशन की है उसकी रिटन फॉर्म में एक्सप्लेनेशन, रिटन स्टेटमेंट्स आप लोगों की आसानी के लिए, कि catalysis is the process of increasing the rate of chemical reaction by adding a substance known as catalyst। के catalysis क्या है, वो प्रोसेस है जो क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है, कि एक सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। सो अब आगे चल के हम देखेंगे कि कोई भी सब्सटेंस ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन लाजमी तौर पे बढ़ता है, या कुछ सर्कमस्टांस ऐसे भी होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ सर्कमस्टांस ऐसे भी होते हैं कि आप सब्सटेंस ऐड करते हैं ये सोच के कि ये सब्सटेंस कैटलिस्ट का काम करेगी और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेट, लेकिन होता क्या है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेट। तो उस सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट का काम नाम नहीं देंगे, बल्कि एक डिफरेंट नाम होगा, जिसको हम आगे चल के अभी दूसरी दो स्लाइड्स के बाद उसका आएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या होगी, वो सब्सटेंस होगी जिसने रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है। So catalyst is not consumed in the catalyzed reaction and can continue to act repeatedly। बार बार वो एक्ट कर सकता है अपना फंक्शन करने के लिए। Then because of this, क्योंकि रैपिड एक्शन है इसका, बार बार वो यूज हो सकता है, तो इस वजह से हमें इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है रिएक्शन के अंदर। तो ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आर रिक्वायर्ड टू अल्टर द रिएक्शन रेट इन मोस्ट केसेस। के थोड़ा सा भी हम कैटलिस्ट ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रोडक्ट आपने ली हुई है 10 ग्राम की और मोल रेशो के हिसाब से 8 ग्राम भी है, तो लाजमी नहीं है कि अब 18 ग्राम के आप रिएक्टेंट है तो उसके लिए आपने 10 या 8 ग्राम ये कैटलिस्ट ऐड करना है। कैटलिस्ट बहुत माइनर अमाउंट में यूज होगा, आप समझ लें 0.5 ग्राम, इवन कुछ कैटलिस्ट जो है वो इससे भी कम माइनर अमाउंट में यूज किए जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस अकर फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट because the catalyst provide an alternative reaction pathway with a lower activation energy than the non catalyzed mechanism। ये पैराग्राफ है जी, ये बता रहा है कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, तो किस तरह बढ़ाता है, कि क्या कर देता है, लोअर कर देता है, एक नया पाथवे दे देता है रिएक्शन को, कि जिससे क्या होता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाती है। अगर हम इस स्लाइड इस ग्राफिक को देखें तो ये एफएससी बल्कि बेसिक
चीजों से, बेसिक चीज है, शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो क्या होता है कि लाजमी नहीं कि उनका पाथवे ये हो कि रिएक्टेंट डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाए जी, प्रोडक्ट। लेकिन होता ऐसे नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि रिएक्टेंट पासेस थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट, कि वो पहले एक हाई एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, के उसकी एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो उस ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होता है कि रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो अब हम को देखते हैं कि कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन कि वो बिल्कुल ना उन्हें टेम्परेचर की जरूरत होती है, ना प्रेशर की जरूरत होती है, ना टाइम ज्यादा लेते हैं, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाते हैं। तो लेकिन इसके अपोजिट क्या है, कुछ रिएक्शन के वो हैं वो वेरी स्लो रिएक्शन के टाइम ज्यादा लेंगे, हम उनको हीट देना पड़ेगा। और कुछ रिएक्शन तो ऐसे भी हैं कि टेम्परेचर आप 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ा दें लेकिन फिर भी वो रिएक्शन फास्ट नहीं होते, बल्कि देन हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर देना पड़ता है उनको। तो क्यों कुछ रिएक्शन फास्ट हैं, कुछ रिएक्शन स्लो हैं? तो बेसिकली दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट दैट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ रिएक्शन, कि आपका रिएक्शन स्लो होगा या फास्ट होगा। तो अगर तो ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कम है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, स्लो। आप ये समझ लें कि ये गाड़ी ने यहाँ से चढ़ के ऊपर जाना है, स्लोप के ऊपर, इसके ऊपर। तो अगर तो ये स्लोप की हाइट ज्यादा होगी तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, उसको मुश्किल होगी, तो रिएक्शन क्या होगा आपका, स्लो होगा। लेकिन इसके कंपैरेटिवली जो रिएक्शन फास्ट होते हैं उनमें क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी लो हो जाएगी, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होता है, वो फास्ट हो जाता है। तो अब कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट क्या करता है कि लोअर दी एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखें यहाँ ब्लू लाइन से कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी लो करके कहाँ पे ले आया, ग्रीन लाइन के ऊपर। तो इस ये चूंकि एनर्जी डिफरेंस कम हो गया तो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में जाने के लिए टाइम कम लग रहा है, तो रिएक्शन क्या हो गया, फास्ट हो गया। So this is the mechanism that how catalyst increases the rate of reaction। ये ग्राफ क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ब्लू पाथवे आपका रिएक्शन का क्या था कि विदाउट कैटलिस्ट देयर इज नो कैटलिस्ट, लेकिन ग्रीन पाथवे आपका कौन सा है, देयर इज कैटलिस्ट इन्वॉल्वड इन इट। तो कैटलिस्ट ने, यही हम अभी पढ़ के आए हैं, अगर पिछली स्लाइड पे जाएं लास्ट स्टेटमेंट के reaction occur faster in the presence of catalyst because the catalyst provides an alternative reaction pathway। कि कैटलिस्ट ने क्या किया, अल्टरनेटिव रिएक्शन पाथवे दे दिया, और कैसा पाथवे दिया कि विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी लोअर है देन द नॉन कैटलाइज मैकेनिज्म। तो ये है बेसिक पाथवे, बेसिक मैकेनिज्म जिसको हमें समझना है कि किस तरह कैटलिस्ट आप काम करते हैं, लोअर्स द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी टू स्पीड अप द रिएक्शन। तो ये जर्नल एक्सप्लेनेशन थी। अब हम एक देखते हैं कि एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी हुई है कि जिसमें इथिलीन की हाइड्रोजनेशन हो रही है, इट इज कन्वर्टेड इनटू इथेन। सो क्या हो रहा है कि अगर हम यही हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं अनकैटलाइज रिएक्शन में तो क्या एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन एक्टिवेशन अगर हम ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में करते हैं तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फास्ट। अच्छा, अब अगर आप दोनों चीजों को देखें कि रिएक्शन पाथवे दिस वन जिसमें क्या है, नो कैटलिस्ट इन्वॉल्व, रिएक्शन पाथवे 2 जिसमें क्या है, कैटलिस्ट इन्वॉल्व। तो ओनली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इन एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल देखते हैं तो दोनों पाथवे में रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल सेम है। अगर आप प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल देखते हैं तो दोनों पाथवे में प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल सेम। तो हम कह सकते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड तेज करेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एनर्जी गैप होगा दैट विल रिमेन द सेम इन बोथ द केसेस। So in catalyzed mechanism, the catalyst usually reacts to form a temporary intermediate
अभी हम देख के आए हैं कि कैटलिस्ट रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट, कैटलिस्ट प्रोडक्ट का इंटरमीडिएट, which then regenerates the original catalyst in a cyclic process। अभी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन हमने देखी। तो सब्सटेंस, अब आते हैं जी वो चीज जो अभी हमने पहले डिस्कस की थी कि कुछ सब्सटेंस ऐसी भी हैं जिसके ऐड करने से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो क्यों स्लो होता है, अभी डिस्कस किया कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होने की बजाय क्या होती है, हाई हो जाती है। तो ऐसी सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट नहीं कहेंगे, बल्कि क्या टर्मिनोलॉजी है उसकी, इनहिबिटर। Substance which provides a mechanism with a higher activation energy and reduces the reaction rate is not considered a catalyst but a reaction inhibitor। So catalyst may be classified as either homogeneous and heterogeneous। अब उसकी अपने कोर्स की तरफ आ रहे हैं कि हमारे कोर्स का टाइटल क्या है, होमोजीनियस कैटालिसिस। तो अभी स्टार्ट में हमने थोड़ा सा कैटालिसिस को डिस्कस किया कि कैटालिसिस होता क्या है। अब उसकी क्लासिफिकेशन कि होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस। तो नाम से भी हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है। होमो का मतलब क्या है, सेम, जीनियस फेज के दोनों की सेम फेज है, किस चीज की, रिएक्टेंट्स की और कैटलिस्ट की सेम फेज है, कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कि दोनों एक दूसरे के अंदर लिक्विड फेज में है तो दोनों सॉल्युबलाइज हैं। और हेट्रोजीनियस क्या है कि हेट्रो डिफरेंट फेज है। अगर एक की लिक्विड है तो दूसरा क्या होगा, सॉलिड होगा। अगर एक की सॉलिड है तो दूसरा क्या होगा, गैस। तो दोनों में क्या होगा, हेट्रोजीनियस फेज। तो इनको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है और heterogeneous catalysis। Homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis। Homogeneous catalysis substrates that on which catalyst acts are in the same phase। जब दोनों substrate भी और catalyst are in the same phase, usually gaseous और liquid phase हो सकती है। So substrate की भी वही phase होगी जो catalyst की होगी। लेकिन heterogeneous catalysis is one whose molecules are not in the सेम फेज, कि जिसके मॉलिक्यूल क्या है वो सेम फेज में नहीं है बल्कि डिफरेंट फेज में है। सो एक अगर सॉलिड है तो दूसरा लिक्विड होगा। अब एक एंजाइम हमने डिस्कस किया कि वो भी क्या है, कैटलिस्ट का काम करते हैं, लेकिन एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट। तो देयरफॉर दीज आर कंसीडर्ड एज थर्ड कैटेगरी, कि ना वो होमोजीनियस की कैटेगरी में आते हैं ना वो हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आएंगे। तो हमारा जो कोर्स की कंटेंट है होमोजीनियस कैटालिसिस, उसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं कि टिपिकली होमोजीनियस कैटालिसिस catalysts are dissolved in a solvent with the substrate। होमोजीनियस फेज है ना, तो क्या होगा कि वो डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट के अंदर। तो उस सॉल्वेंट के अंदर जिसमें सबस्ट्रेट भी डिजॉल्व हो गई और कैटलिस्ट भी डिजॉल्व हो गया, तो आपको एक तरह का ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, क्लियर सोल्यूशन नजर आएगा। उसमें किसी तरह के कोई पार्टिकल आपको नजर नहीं आएंगे। सो इसकी एक एग्जांपल क्या है, वन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस इन्वॉल्व द इन्फ्लुएंस ऑफ H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन या एसिडिक कंडीशंस ऑन द esterification of carboxylic acid such as the formation of methyl acetate from acetic acid and methanol। आउटलाइन में भी आपने देखा कि हमने इस तरह के कंपाउंड की कैटालिसिस करनी है। तो ये एक होमोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है जिसमें H पॉजिटिव क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की स्टेरिफिकेशन को बढ़ा देता है। तो एक और एग्जांपल, वन हाई वॉल्यूम प्रोसेस रिक्वायरिंग होमोजीनियस कैटालिसिस इज द हाइड्रोफॉर्माइलेशन। अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि एडिशन ऑफ फॉर्माइल एंड हाइड्रोजन। सो इसके अंदर भी होमोजीनियस कैटलिस्ट यूज होगा व्हिच एड्स कार्बन मोनोऑक्साइड टू एन अल्कीन टू प्रोड्यूस द अल्काइल हैलाइड। इससे प्रोड्यूस होता है फॉर्माइलेशन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ऐड होते हैं इन अल्कीन टू प्रोड्यूस द अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड टू वेरियस प्रोडक्ट्स सच एज अल्कोहल और एसिड्स like fatty acids that we use in detergents, or polyols that are used in the plastic industry such as polycarbonate or the polyurethane। तो हम देख सकते हैं कि कैटलिस्ट की मदद से जो एक प्रोडक्ट बन रही है उसका आगे फर्दर बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज हो रही है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट के लिहाज से होमोजीनियस कैटालिसिस इज ऑफन सिनोनिमस विद द ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट के, बिल्कुल ऑर्गेनोमेटालिक कैटलिस्ट की तरह का ही है होमोजीनियस कैटालिसिस। तो
एक ड्रॉबैक है होमोजीनियस कैटालिसिस का क्या है कि क्योंकि हमने क्या कहा है कि कैटलिस्ट और फ्लूश रिएक्टेंट दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट को एंड पे क्या करना होता है, रिकवर करना होता है रिएक्शन के एंड पे। तो अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं एक दूसरे के अंदर, तो उसको फिर रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम रिकवर करने की कोई स्ट्रेटजी यूज भी करेंगे तो उससे क्या होगा कि 100% रिकवरी नहीं होगी, थोड़ा बहुत हमारा कैटलिस्ट क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। होमोजीनियस कैटलिस्ट आर सो एक्टिव दैट कैन लेफ्ट इन विद द प्रोडक्ट, के वो प्रोडक्ट के अंदर ही रह जाते हैं। एंड दिस माइट इवन अप्लाई टू प्रीशियस मेटल, कि कुछ प्रीशियस मेटल जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज होती है, लाइक सिल्वर जो है वो, या गोल्ड प्रीशियस मेटल हैं वो, दीज आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन सम रिएक्शन। सो अगर वो होमोजीनियस कैटालिसिस में यूज हो रही है तो वो हमारा वेस्ट हो जाएंगी। So given that there is only a trifling quantity of precious metal sacrifice, trifling क्या, बहुत छोटी थोड़ी सी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगी, हमें उस कैटलिस्ट का नुकसान होगा। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तो एग्जांपल अब इसकी देखते हैं कि many of homogeneous catalytic reactions have been studied in both gas and liquid phase में स्टडी किए गए हैं। तो गैस फेज की अगर हम एग्जांपल देखें तो लेड चैम्बर प्रोसेस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये रिएक्शन हम पहले भी देख के आए हैं। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हेल्प इन कैटलाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, इट इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। तो आप देखें जी, ये रिएक्टेंट्स भी हमारी गैस फॉर्म में है और कैटलिस्ट भी क्या है, हमारा गैसियस फॉर्म में, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो दोनों क्या है, गैसियस फॉर्म में है। तो कौन सा सिस्टम बना, होमोजीनियस कैटालिसिस। सेम ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, कि जब हम एसिटल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं इनटू मीथेन, दिस कैटालिसिस इज कैरीड आउट बाय द आयोडीन वेपर गैसियस फॉर्म के अंदर। तो ये भी एक एग्जांपल है होमोजीनियस कैटालिसिस की इन गैसियस फॉर्म। इसी तरह एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस इन लिक्विड फेज आर एज फॉलोज: the decomposition of nitroso triacetone amine by hydroxyl ion catalysis, it is an example of homogeneous catalysis in the liquid phase। तो एडवांटेजेस क्या हैं जी होमोजीनियस कैटालिसिस के इन मैनी रिएक्शन होमोजीनियस कैटलिस्ट आर मोर एक्टिव, के ज्यादा एक्टिव है, रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा बढ़ाते हैं। एंड सिलेक्टिव कंपेयर टू हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, सिलेक्टिव क्या है कि वो एक सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करेंगे, बाकियों के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा और यील्ड ऑफ द रिएक्शन भी वो बढ़ेगी, और इसमें प्योरिटी ज्यादा, प्योरीफाई क्या प्रोडक्ट मिलेगी आपको, इम्प्योरिटीज उसमें कम होंगी। सो दूसरा एडवांटेज, कैटालिटिक केमिस्ट्री एंड मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस आर बेटर स्टडीड एंड अंडरस्टूड, के होमोजीनियस कैटालिसिस के जो रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म को बेटर स्टडी किया जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है as compared to heterogeneous catalysis, therefore it is easier to control and manipulate the process parameters, कि अगर हम कुछ मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, कि रेट ऑफ रिएक्शन मजीद बढ़ाना चाह रहे हैं, या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्योंकि हमें मैकेनिज्म का क्लियरली आइडिया होगा तो इस वजह से हम उसको आसानी से कर सकेंगे, इजियर टू कंट्रोल होगा। तो ये दो एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज एक हम पहले ही देख के आए हैं कि उसकी सेपरेशन मुश्किल है। उसके अलावा होमोजीनियस प्रोसेसेस आर आल्सो एसोसिएटेड विद सम मेजर डिसएडवांटेजेस, क्या है कि होमोजीनियस कैटालिसिस आर स्टेबल ओनली इन रिलेटिवली माइल्ड कंडीशन। सो के माइल्ड कंडीशन के लो टेम्परेचर या सख्त कंडीशन में ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, माइल्ड कंडीशन नरम कंडीशन के ऊपर क्या है, स्टेबल है, जिस वजह से इनकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगा, इनको अप्लाई करना लिमिटेड हो जाता है। आप ज्यादा टेम्परेचर, सपोज अगर एक कैटलिस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टेबल है तो उस आप रिएक्शन उससे हायर टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। सो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि चूंकि these are stable only in relatively mild conditions, so इनकी applicability क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। So since the catalysts are molecularly dispersed in the phase as reactant, products and solvent, के वो uniformly distributed है, so separation at the end of the process is difficult, मुश्किल भी है, और अगर करनी है तो वो expensive है as compared to
heterogeneous catalysis. So in many cases it is not possible to recover the catalyst, जिसकी वजह से हमारे catalyst का नुकसान हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस. इसी तरह जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन heterogeneous catalysis के बारे में. Most heterogeneous catalysts are solid that act on substrate in a liquid or gaseous reaction mixture. सो सॉलिड है तो सॉलिड के अंदर सरफेस एरिया मैटर करेगा. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हैज एन इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट. रिएक्शन रेट को इफेक्ट करेगा. अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा रिएक्टेंट्स उसके साथ अटैच होंगे, रिएक्शन रेट ज्यादा होगा. सो स्मॉलर द कैटलिस्ट पार्टिकल साइज, अब कैटलिस्ट का पार्टिकल साइज डिटरमिन करेगा सरफेस एरिया को, ज्यादा होगा या कम होगा. So smaller the catalyst particle size, larger the surface area. के surface area बढ़ जाएगा अगर smaller particle size small होगा, जिसकी वजह से rate of reaction तेज होगा. So heterogeneous catalysis are characterized by the presence of active sites on its surface. अब इसकी एग्जांपल क्या है? हाबर प्रोसेस के अंदर heterogeneous catalysis यूज होते हैं. तो finely divided iron serve as a catalyst for the synthesis of ammonia from nitrogen and hydrogen. हाबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं? अमोनिया सिंथेसाइज की जाती है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, लेकिन उसके लिए कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है? आयरन. अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस हैं और आयरन किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. तो रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट की क्या है कि फेज सेम नहीं है, डिफरेंट फेज है. तो इस वजह से इट इज अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. तो रिएक्ट, अब ये काम कैसे करते हैं? रिएक्टिंग गैसेस एब्जॉर्ब ऑनटू द एक्टिव साइट्स इन द आयरन पार्टिकल, उसके सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं. अब किसी सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी और ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगी. सो एग्जांपल ये जी वही लेड चैम्बर प्रोसेस में हमने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही थी इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, बट दैट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस. लेकिन कांटेक्ट प्रोसेस में क्या है? ये कैटलाइजेशन V2O5 के थ्रू हो रही है. तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड गैस मेटालिक ऑक्साइड पार्टिकल कैटलिस्ट है. तो ये रिएक्टेंट्स गैसीय फॉर्म में और कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में. तो जिस वजह से इट इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस. हाबर प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड टू अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन. तो हम देख रहे हैं कि कैटलिस्ट जो यूज हो रहे हैं वो ट्रांजिशन मेटल यूज हो रहे हैं. तो क्यों ट्रांजिशन मेटल को ही ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है? तो क्यों? ट्रांजिशन मेटल्स आर बेसिकली यूज बिकॉज ऑफ वीकेंड d ऑर्बिटल्स एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व है. तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन ट्रांजिशन मेटल्स. तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के एडवांटेजेस, अवॉइड फॉर्मेशन है वो भी मेटल है, लेकिन होमोजेनियस कैटालिसिस क्या है? वो सॉल्युबल फॉर्म में. एक्टिव साइट अगर हम देखें तो होमोजेनियस के लिए क्या है? वेल डिफाइंड, लेकिन हेटेरोजेनियस के लिए क्या है? पुअरली डिफाइंड. फेज लिक्विड है होमोजेनियस के लिए और हेटेरोजेनियस के लिए गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है. टेम्परेचर रेंज, होमोजेनियस कैटलिस्ट हमने कहा कि माइल्ड कंडीशंस के ऊपर एप्लीकेबल हैं. तो टेम्परेचर रेंज क्या है? लोअर देन 250 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के लिए क्या है कि वो टेम्परेचर रेंज बढ़ के 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है. और एक्टिविटी मॉडरेट होमोजेनियस के लिए, हेटेरोजेनियस के लिए हाई सेलेक्टिविटी, होमोजेनियस हाई डिफ्यूजन फिसाइल के. चूंकि होमोजेनियस कैटलिस्ट सॉल्युबल हो जाते हैं तो इनका डिफ्यूज करना इजी हो सकता है. लेकिन हेटेरोजेनियस के लिए कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक हीट ट्रांसफर. सॉल्युबल है तो स्टीयरिंग से हीट ट्रांसफर थ्रू आउट द रिएक्शन मिक्सचर इजीली हो सकती है. लेकिन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस में क्या होगा कि सॉलिड फॉर्म में है तो वो कैन बी प्रॉब्लमेटिक. प्रोडक्ट सेपरेशन होमोजेनियस के लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन हेटेरोजेनियस के लिए फिसाइल. कैटलिस्ट की रिसाइकलिंग होमोजेनियस के लिए एक्सपेंसिव, हेटेरोजेनियस के लिए सिंपल. कैटलिस्ट की मॉडिफिकेशन होमोजेनियस के लिए इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है. अब कैटलिस्ट को इसकी हम आगे डिस्कशन करेंगे, इसको कैसे मॉडिफाई करना इजी है होमोजेनियस को, और हेटेरोजेनियस को मॉडिफाई करना डिफिकल्ट है. और रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? रीजनेबली वेल अंडरस्टूड है होमोजेनियस कैटालिसिस के लिए, लेकिन हेटेरोजेनियस के लिए
पुअरली अंडरस्टूड। यही सारी चीजें इस टेबल के नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो टेबल आ रहा है उसी के ऊपर मेंशन की हुई है। लिक्विड फेयर, लो टेम्परेचर, हाई सिलेक्टिविटी, डिफ्यूजिव, वही पैरामीटर्स जो हमने पिछले टेबल में डिस्कस किए हैं। तो इसको डिफरेंट एंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये आप थोड़ी सी जो पैरामीटर हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उनकी डिस्कशन होगी कि फेज क्या है, होमोजीनियस की लिक्विड फेज है और हेट्रोजीनियस की लिक्विड गैस और सॉलिड फेज है। दूसरा जी ऑपरेटिव टेम्परेचर होमोजीनियस के लिए लो टेम्परेचर, हेट्रोजीनियस के लिए क्या है ओनली हाई टेम्परेचर। सो ओनली लिमिटेशन इज द स्टेबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट अंडर हार्श कंडीशन। क्योंकि हम इनको हार्श कंडीशन में यूज कर सकते हैं तो वहां पे कुछ कैटलिस्ट अगर अनस्टेबल हैं तो वो उनके लिए एक लिमिटेशन बन जाएगी। डिफ्यूजिविटी क्या, होमोजीनियस हाई और हेट्रोजीनियस के लिए क्या है इशू हो सकता है कि क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है तो इनका डिफ्यूज करना मुश्किल होता है। हीट ट्रांसफर, homogeneous high heat transfer having all the reactants and catalysts in one phase enhances dramatically the heat transfer under proper stirring. लेकिन heat transfer might be an issue due to different heat capacities of reactants and the catalyst, क्योंकि वो सेम फेज में नहीं है तो हीट कैपेसिटीज उनकी डिफरेंट होगी। कैटलिस्ट की सेपरेशन अगेन के डिफिकल्ट होगी होमोजीनियस के लिए। Recycling is expensive due to difficult treatment of the spent catalyst। catalyst की modification, हाँ जी, ये एक पॉइंट है कि relatively easy है कि ट्यूनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग चाहिए, स्टेरिक प्रॉपर्टी छोटा ग्रुप चाहिए, बड़ा ग्रुप चाहिए। तो चूंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज होते हैं और उनमें क्या लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं तो लिगेंड को चेंज करके हम इनकी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारी डिस्कशन की हुई है कि if triphenyl phosphine is the ligand and one needs to have a less donating phosphine, कि आपका पहला कैटलिस्ट क्या है जिसके ऊपर ट्राइफिनाइल फास्फीन लगा हुआ है, आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कि तो वो लेस डोनेटिंग हो जाए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि फिनाइल ग्रुप ऑन दी फास्फीन कुड बी ट्यून, कि उसको आप ट्यून कर सकते हैं कैसे कि उनके ऊपर CF3 ट्राइफ्लोरोमिथाइल ग्रुप लगा दें, क्लोरोफ्लोरीन लगा दें, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रा कर लेंगे। सो ये सिंथेटिक बहुत सारे सिंथेटिक मेथड अवेलेबल हैं इन होमोजीनियस कैटलिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की मॉडिफिकेशन इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, क्योंकि किस लिहाज से डिफिकल्ट है कि इनका पार्टिकल साइज को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा। फ्यू सिंथेटिक मेथड्स आर अवेलेबल, बहुत कम मेथड हैं जो इनको मॉडिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। पार्टिकल साइज क्योंकि मैटर करता है सरफेस एरिया के लिहाज से और सरफेस एरिया कंट्रोल करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो इस वजह से इसकी मॉडिफिकेशन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के लिए क्या है कि मैकेनिज्म को स्टडी करना डिफिकल्ट है बिकॉज वी लुक एट द प्रोडक्ट्स एंड नॉट एट द कैटालिस्ट इटसेल्फ। कि हम प्रोडक्ट के ऊपर देख के मैकेनिज्म को स्टडी करने की कोशिश करते हैं जो कम डिफिकल्ट। तो इसके इसी तरह जी टेक्निक्स जो यूज की जा सकती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, NMR, GCS, SMS, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ दिस कैटालिसिस। So selectivity क्या है, homogeneity is a consequence of easier fine tuning of steric and electronic properties of catalyst. So easier way of finding out the reaction mechanism। Okay, अगर हमने किसी एक सिलेक्टिव रिएक्शन को करना है कि हम हाइड्रोजनेशन करना चाह रहे हैं एल्कीन की, तो हम चाह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई बाई प्रोडक्ट ना बने, तो हम कैटलिस्ट को ट्यून कर सकते हैं होमोजीनियस को। लेकिन हेट्रोजीनियस के लिए क्या है, क्योंकि उसकी डिफिकल्ट है फाइन ट्यूनिंग, तो इस वजह से उसकी सिलेक्टिविटी भी इफेक्ट होगी इससे। तो ये स्लाइड रिलेटेड है विद द एप्लीकेशंस ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्रोडक्शन में। और पेट्रोलियम कहाँ पे यूज हो रहा है जी, गैसोलीन, डीजल, फ्यूल और हाइड्रोजन आप हमारी हर डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तो इसके अलावा कैटालिसिस केमिकल एंड पॉलीमर प्रोडक्शन में विच आर यूज्ड इन प्लास्टिक, फैब्रिक, कॉस्मेटिक्स, फाइबर्स, एडहेसिव्स एंड coating। Catalysis is used in pollution control, catalysis is used in pharmaceutical and food industry, so which is producing dairy, beverages and medicines। सो ये डिटेल दी हुई है एप्लीकेशंस की। सो ग्रीन केमिस्ट्री इस कैटालिसिस के वजह से आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूल सेल्स क्या है, इट इज हाइड्रोजन जनरेशन
fuel cells. It is also an application of catalysis. Catalytic converters, for one common application of catalysis is for catalytic converters are found in automobiles. So their role is to reduce the emission of harmful gases के जो हम कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जो हम एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर रहे हैं ड्यू टू द कंबशन ऑफ इन द ऑटोमोबाइल इंजन, तो उनको कंट्रोल करके हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देन जी ozone gas depletion, there is a catalytic role of chlorine free radical in the breakdown of ozone. So these radicals are formed by the action of ultraviolet radiation on chlorofluorocarbons. So catalysis in chemical industry use हो रही है जी, हाइड्रोजन इंडस्ट्री, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ।